हेलो स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस का आज हम सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, किस प्रकार से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, किस प्रकार से वर्क करता है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब अपन उसके अंदर जो राइट्स है इंक्लूड किए गए हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट्स दैट सेट्स लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि गवर्नमेंट की लिमिट, जो पावर लिमिट होती है, उसको सेट करता है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं कि राइट्स की हमें इम्पोर्टेंस क्यों है। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं। अपन इन एग्जाम्पल की मदद से भी जान सकते हैं और अपन ओवरऑल भी देख सकते हैं कि राइट्स की हमें इम्पोर्टेंस क्यों है। राइट्स मतलब हमारा अधिकार। अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार की कुछ चीज़ें घटित हो रही हैं जो हम नहीं चाहते, तो हम उन चीज़ों को बदल सकते हैं। कैसे? हमारे राइट्स के थ्रू। मतलब ये राइट्स जो है किसी भी व्यक्ति को अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे अपने जो फंडामेंटल राइट्स है या फिर इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स है, वो एक ह्यूमन को आज़ादी देते हैं कि वो अपना फुल्ली डेवलपमेंट कर सकता है और अगर उस बीच उसको कोई समस्या आ रही है तो वो उसका समाधान भी ढूंढ सकता है या गवर्नमेंट से ले सकता है। तो ये इस प्रकार से राइट्स को लेकर उसकी इम्पोर्टेंस है। बिल ऑफ राइट्स, तो इसमें भी दिया गया है कि अ डेमोक्रेसी मस्ट एंश्योर दैट इंडिविजुअल्स हैव certain rights and that the government will always recognize these rights. Therefore, it is often a practice in most democratic countries to list the rights of the citizens in the constitutions itself. मतलब जो डेमोक्रेटिक कंट्रियाँ हैं वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको ही राइट्स प्रोवाइड करवाता है। वो राइट्स जो है उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए होते हैं और वो हर एक व्यक्ति को अपनी आज़ादी देते हैं। साथ ही साथ फ्रॉम whom does a constitution protect the rights of the individual? The right of a person may be threatened by another person or a private organization. मतलब अगर किसी के राइट्स को कोई छीन रहा है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई अदर पर्सन, तो इन सच अ सिचुएशन द इंडिविजुअल वुड नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसी कंडीशन में जो भी व्यक्ति होता है जिसके साथ ये घटनाएं घटित हो रही है वो गवर्नमेंट की मदद ले सकता है और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो उसको प्रोटेक्शन दे। सो इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अ इंडिविजुअल। तो यह ज़रूरी है, नेसेसरी है कि गवर्नमेंट जो है उसके राइट्स की रक्षा करे। अब बात कर रहे हैं अपन फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम सभी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स एंड डिमांडेड दैट द ब्रिटिश रूलर्स शुड रिस्पेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल। मतलब जब हम आज़ाद नहीं हुए तो उसके पहले से ही हमारे जो फ्रीडम के जो लीडर थे, फ्रीडम मूवमेंट जो भी उनके लीडर्स थे, उन्होंने इस बात को रियलाइज़ कराया कि राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती हैं। और ब्रिटिश रूलर्स जो थे उन्होंने उनसे ये चाहा था कि वो उनके राइट्स की इंपॉर्टेंस करें। मतलब जैसे अगर आपको याद हो तो जैसे भगत सिंह को इनको जेल में डाला गया था, उनको जब वहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिला तो उनका यही मानना था कि भले ही वो कैदी हैं, ठीक है, बट एज अ ह्यूमैनिटी उनको अच्छा खाना मिलना चाहिए, उनका राइट है। तो वो अपने राइट के लिए लड़े, उन्होंने भूख हड़ताल करी। तो ये राइट्स जो है ये मतलब बहुत पहले से ही हम इसके बारे में लड़ते आए हैं, सोचते आए हैं और ये इसकी डिमांड करते आए हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी राइट्स को इम्पोर्टेंस दी गई है। फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए ऐड किए गए हैं। वो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, वो हमें एक फ्रीडम देते हैं ताकि हम क्या करते हैं कि उनकी वजह से अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे साउथ अफ्रीकन राइट्स के बारे में जो बिल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से शामिल किया गया है उसके बारे में भी बताया गया था। आप चाहे तो इसको भी पढ़ सकते हैं कि द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 1996। मतलब 1996 की बात है, तब इसको इनॉग्रेट किया गया था। इट्स क्रिएशंस एंड promulgations took place at a time when South Africa still faced the threat of a civil war after the dissolution of a अपार्थीज गवर्नमेंट। मतलब वहाँ पे जैसे वो जो आपसी कलह होती है ना लोगों के बीच में, सिविल वॉर, उस प्रकार की सिचुएशन उस समय भी बनी हुई थी। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट्स बिल ऑफ राइट इज अ cornerstone of democracy in South Africa. It forbids discriminations on the group of grounds of
रेस, जेंडर, प्रेगनेंसीज, मैरिटल स्टेटस, एथनिक और सोशल origin, कलर, एज, disabilities, religious conscience, belief, culture, language, and birth. It grants perhaps the most extensive range of rights to the citizens. A special constitution courts enforce the rights enshrined in the constitution. मतलब क्या होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को ये अलग अलग फील्ड में जो भी अपनों ने देखा है, इन सारी फील्ड में लोगों को राइट्स दिए, अधिकार दिए अपनी चीज़ों को कहने का, करने का, अपनी आज़ादी का. सम ऑफ द राइट्स इंक्लूड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीकन इंक्लूड्स. और इस प्रकार के कुछ राइट्स भी है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में. कौन सा है कि देखो, एक तो है कि राइट टू डाइग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, राइट टू adequate housing, right to health care, food, water and social security, children's rights, right to basic and higher education, rights of culture, religious and linguistic communities, right to information. ये अलग अलग प्रकार के जो है कुल मिलाकर 10 यहाँ पे राइट्स की बात की गई हैं. तो ये इतने राइट्स जो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं. अगर अपन इंडियन फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आपको वो भी देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर जो है लोगों को 6 अलग अलग प्रकार के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं. और वो कौन कौन से थे वो भी अपन इस चैप्टर में आगे देखेंगे. तो पहले अपन थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में देख लेते हैं. द वर्ड फंडामेंटल suggested that these rights are so important that the constitution has separately listed them and made special provisions for their protection. मतलब फंडामेंटल शब्द से ही पता चल रहा है कि जैसे फाउंडेशन जो होती है ना, हमारी नींव, तो फंडामेंटल मतलब एक बेसिक नीड. तो फंडामेंटल राइट्स जो है मैं डायरेक्टली सजेस्ट करता है कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको किस प्रकार से सेपरेटली लिस्टेड किया गया है. द फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट. फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस. मतलब हमारे पास जितने भी राइट्स अवेलेबल हैं उनमें फंडामेंटल राइट्स अलग है. ये हमारा मतलब एक जन्म से ही हमारे साथ जुड़े हैं. वाइल ऑर्डनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डनरी लॉज. मतलब इसमें कहा गया है कि जो ऑर्डनरी लॉज होते हैं उनको लीगली तरीके से या अदर तरीके से प्रोटेस्ट किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है. मतलब उनको कभी भी बदला जा सकता है, किसी प्रकार से भी उनका खनन किया जा सकता है, खंडन किया जा सकता है. बट फंडामेंटल राइट जो है वह एक गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या फिर कंट्री के द्वारा, जो कि प्रोटेक्टेड है और प्रोटेक्शन की पूरी एक गारंटी है फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स आप ये मान सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स आर परमानेंट, जबकि बाकी के जो राइट्स है वो एक ऑर्डिनरी होते हैं जिसको कभी भी बदला जा सकता है किसी भी लॉ के द्वारा. बट फंडामेंटल राइट जो है वो एक परमानेंट पे है. तो इस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग्स होता है. फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी अपन कल पढ़ेंगे. ठीक है. सो आई होप कि आज हमने राइट्स को लेकर जितनी भी जानकारी इकट्ठा करी है, जितनी भी जानकारी आपको मिली है, आई होप कि आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे. बाकी का जो भी इसका राइट से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स बाय. थैंक यू.